नमस्कार, घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले देखते हैं आज का एजेंडा। बिहार उपचुनाव के लिए एनडीए के खिलाफ सभी सांप बिच्छू हो गए हैं एक। एलजेपी सांसद चिराग पासवान का बयान, कहा एनडीए की बाढ़ के आगे सभी हैं बेबस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काठमांडू दौरे से पहले नेपाल में लैंडस्लाइड से बिहार के कोसी इलाके में बाढ़ का खतरा। केंद्र के क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, पीएम का बिहार को हर मुमकिन मदद का भरोसा। तो आज के एजेंडे में दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काठमांडू यानी नेपाल के दौरे पर हैं और ऐसी स्थिति में चूंकि बिहार में एक बार फिर से कोसी नदी में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो कुछ डैम को बनाए जाने को लेकर के बातचीत हो सकती है, तमाम जो हर साल बाढ़ आती है कोसी के अंदर, उस पर कोई अहम फैसला किया जा सकता है। 2 दिवसीय प्रधानमंत्री का ये दौरा है। लेकिन उससे पहले बिहार की जो राजनीति है, खासतौर से 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और उन उपचुनाव को लेकर के आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का जो महागठबंधन बना है उसको लेकर के सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। साथ ही साथ ये महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए बनाया गया है। तो आखिर क्या कुछ यहाँ पर शह और मात का खेल चल रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीजेपी के खाते में इन 10 सीटों को अगर हम देखें तो इन 10 सीटों में से 6 बीजेपी की ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव है। तो बीजेपी अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश करेगी, जबकि जो ये नया महागठबंधन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का बन रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं इन सारी सीटों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और जो नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं और जो गठबंधन के नेता हैं, वो बराबर ये कह रहे हैं कि तमाम की तमाम जो 10 सीटें हैं वो जो है आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में आएंगी। तो सवाल यह है कि आखिर अगर चूंकि ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर यहाँ पर नीतीश लालू के गठबंधन को किसी तरह से जो है कम जो है वोट मिलते हैं या फिर यहाँ पर उस तरह से कामयाबी नहीं मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति में लालू और नीतीश का जो वजूद है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो तमाम अहम पहलू हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच में एलजेपी नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो एनडीए के खिलाफ गठबंधन बना है, महागठबंधन, वो तमाम का तमाम जो है सांप बिच्छू एक साथ हो गए हैं और जो एनडीए का पूरा ये कहा जा सकता है कि एक मूवमेंट चल रहा है, जो एक बाढ़ आई है, उसको रोक पाना जो है किसी के बस की बात नहीं है। आखिर तस्वीर क्या होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान मौजूद हैं। मिथिलेश प्रसाद जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ रमेश चंद्र रत्न हैं, बीजेपी के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ रमाधार शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मिथिलेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, चूँकि जो है चुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में जो है चूँकि अगस्त में ये चुनाव होंगे, तमाम जो है शह और मात का खेल चल रहा है। क्या कुछ तस्वीर दिख रही है? देखिए, इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव निश्चित रूप से जो गठबंधन, महागठबंधन की जो चर्चाएं हो रही है वो निश्चित है कि सभी सीटों हम लोग जीतेंगे। आज जो है बिहार में एक नई समीकरण बन रही है, आज उस समीकरण जो है निश्चित रूप से विजय हासिल करेगा। नहीं तो ये जो नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक लंबे समय के बाद आरजेडी, जेडीयू जो एक साथ आए हैं, कांग्रेस भी उसमें गठबंधन का हिस्सा है, आपको लगता है कि कुछ उसका असर दिखेगा? नहीं, असर क्या है, स्पष्ट रूप से गठबंधन क्या, बड़े भाई छोटे भाई मिल गए हैं, आपस में कोई बड़ी बात नहीं हुई है। साथ में हमें जो है कहीं न कहीं एक विचारधारा से लोग एक जगह हुए हैं। कांग्रेस भी हमें साथ में अपना अलायंस किए हैं, तो बड़ी अच्छी बातें हैं और हम समझते हैं बिहार के लिए एक नया रास्ता तय करेगा। रास्ता बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। आज जो है देश में जो जिस टाइप से आज कम्युनल फोर्सेज का जो उदय हुआ है, इसको रोकने के लिए निश्चित है कि सेकुलर को आगे आना पड़ेगा और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से जानिए कि इन विचारधारा को आगे
हम सभी भारत के लोगों को, देश नहीं के मानते लोगों हैं को इस सोचना गठबंधन के लिए भी एक चुनौती है अगर जो है प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा? नहीं, गठबंधन का निश्चित रूप से जानिए कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का वहां जो उदय हुआ था वो नीतीश कुमार का हुआ था। उसमें ऐसी नहीं बातें हैं कि वह जो है अटेंडम जो है भारतीय जनता पार्टी वहां ग्रोथ किया था। वह वास्तविक में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का विकास, नीतीश कुमार का विचार, नीतीश कुमार की कार्यशैली पर वहां पर जो है इतना सीटें मिली थी। आज नीतीश कुमार को निश्चित रूप से एक ऐसे प्रभावशाली ऐसे व्यक्ति के रूप में लोग देख रहे हैं कि आज जो है नीतीश फैक्टर जिंदा है और यह निश्चित रूप से लालू जी और नीतीश जी का और कांग्रेस के एक समीकरण से पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में एक परिवर्तन आए। बिल्कुल ठीक है। रमेश जी, जिस तरह के हालात बने हैं, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, एनडीए का रहा है, जाहिर सी बात है हौसले काफ़ी बुलंद हैं। लेकिन जो 6 सीटें आ रही हैं बीजेपी के खाते की, उनको बचाना, बेहतर जो है प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो गठबंधन महागठबंधन तैयार हुआ है, कितनी बड़ी उसे चुनौती मानते हैं आप? एक तो ये गठबंधन जो हुआ है वो जनमानस के बीच का नहीं है, ये ऊपरी सतह पर ये पॉलिटिकल लीडर्स का गठबंधन है। और मिथिलेश जी, बड़ा आश्चर्य की बात है कि आज कम्युनल फोर्सेस को रोकने की बात कर रहे हैं। ओशी बांध पर चढ़ करके आज भी ये अलग से कुछ करके दिखाते तो ठीक था। मुख्यमंत्री आज भी चेंज हुए हैं और बिहार में जो भी बलबूते पर बैठे हैं उसी फोर्सेस के बेसिस पे हैं। तो ये जनता को गुमराह करना ये नादानी है इनकी। इतने लंबे 17 वर्ष तक इन्होंने राजपाट को झेला, तब इनको कम्युनल फोर्स नजर नहीं आई। दूसरा चीज एक और भी है कि आज एलाइज का भी देखिएगा कि कल तक जो है नीतीश जी और एक दूसरों के गालियों की बौछार, लालू जी के आज शब्द जो है लालू जी का सवाल यहाँ पर यह है कि एक एनडीए का गठबंधन है, एक जेडीयू नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन है, दो बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन है एक दूसरे के सामने। नहीं, मैं वही जानकारी दे रहा हूँ। एक तो कांग्रेस को जिसको 2 सीटें मिली हैं, ये सन 2014 का जो मैंडेट है उस मैंडेट ने कांग्रेस के परकच्छे उड़ा दिए। उनको 10% वोट भी पार्लियामेंट में विचारों को आज तड़फना पड़ रहा है कि हम विपक्ष में आए, वो भी लाइसेंस उसको नहीं मिला। तो आज वही कारण है कि वो जहाँ एलाइज के बीच 2 सीटों पर सिमट गए। दूसरा जो गठबंधन नीतीश जी का लालू जी का, क्योंकि मैं भी जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है इस विचारधारा के साथ लालू जी और नीतीश जी इन सब के साथ मैं रहा हूँ, ये कोई गठबंधन नहीं है। एक दूसरे को भोग सुनाते वो जनता जान रही है। मात्र इनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास है, एनडीए को रोकने का प्रयास है और किसी भी सूरत से ये गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। ये जनता इनको ढंग से जवाब देगी और जिस मूवमेंट के बलबूते पर आज भी बिहार में सरकार चला रहे हैं उससे अलग हट करके अगर चलने का अगर पिछले चुनाव को हम देखें, बिहार के पिछले हम तो कह रहे हैं कि इनको जनता को जेडीयू और बीजेपी साथ थे, आज की डेट में वो अलग है। मैं वही कह रहा हूं कि अलग है इनका जो भी। अगर बिहार की पोजीशन में अभी जो हालत हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार को जिस तरीके से इनको सिमटा दिया है, जाति धर्म से अलग हट करके देश में मैंडेट मिला और इन जाति धर्म और परिवारवाद की परिभाषा से भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई है। और इसलिए ये 4 दिन में अभी जो है 2 महीने के रेस में ये चाहें कि देश के परिवर्तन में एक बाई इलेक्शन कतई संभव नहीं है। हम 6 नहीं, हम तो 10 की 10 सीटें जीतेंगे। ठीक है रमादार जी, जिस तरह के उत्तराखंड के चुनाव आए, खासतौर से 3 सीटों को लेकर के कुछ हौसला मिला है जिस तरह की स्थिति है पार्टी की इस वक्त? देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस और इसको 2-3 सीटें जीतने से न हौसला मिलता है और न 25-50 सीटें हार जाने से ये पार्टी निरुत्साहित होती है। मैं आपको बताऊं कि 1970 के पहले नहीं, तो अभी हो क्या रहा है? कुछ नहीं। हम लोग पार्टी के अंदर इस तरह का घमासान मचा हुआ है? कोई घमासान पार्टी के अंदर नहीं मचा है। जहाज समंदर में हिचकोले उठे, झूठ का बवंडर भाजपा ने फैलाया पूरे देश में, जहाज हिलने लगा। जहाज हिलता है तो चूहे उछल कूद मचाते हैं। कुछ चूहे थे हमारे दल में भी, वो लोग उछल कूद मचा रहे हैं, वो कोई बवंडर नहीं है। उन सब चीजों के ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, चूंकि संगठन के अभी हम लोगों का
संक्रमण काल है, महीने 2 महीने में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं बिहार के उपचुनाव के बारे में कहना चाहता हूं कुछ आप लोगों को, आपके समक्ष, आपके चैनल के माध्यम से। बिहार में 10 सीटों का उपचुनाव है। इसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, ये तीनों दल मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? 10 की 10 सीटें ये गठबंधन के लोग जीतेंगे या भाजपा जीतेंगे, इससे बिहार की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ना है। लेकिन आप उत्तराखंड की बात किए पहले, कि उत्तराखंड में तो ये जो 3 सीटों एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तीनों एक साथ आए हैं, ये एक्सपेरिमेंट तात्कालिक है, ये लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट अभी इसको नहीं माना अगर जा सकता। एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ तो फिर कांग्रेस सोचेगी अपना कि क्या करना है उसको, आरजेडी वाले अपना खुद सोचेंगे, जेडीयू के लीडर लोग अपने खुद सोचेंगे। सब तीनों अलग अलग पार्टियां हैं, तीनों का अपना अस्तित्व है, तीनों का अपना अलग माइंड फ्रेम है, तीनों का अलग जो लोग समर्थक हैं वो लोग हैं। और चुनाव कोई युद्ध नहीं होता है, ये प्रतिद्वंदिता होती है। अभी हमने अपनी बातें कही, पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के लोगों ने जो झूठ परोसा पूरे देश को, देश ने भरोसा किया उसके ऊपर, उनको वोट दिया। अब आगे के चुनाव में, अब वहां पर बिहार के इस उपचुनाव में अगर ये 10 की 10 सीटें हार जाती है ये एनडीए गठबंधन, तो स्पष्ट हो जाएगा कि आगे जनता के मन में क्या था, कहां किया गया था, गठबंधन का क्या रिजल्ट है, क्या फेट है, वो भविष्य के गर्त में है। हाँ, ये धर्मनिरपेक्ष दलों का गठबंधन बना है और निश्चित रूप से हमारे गंगा जमुनी तहजीब को जीवित रखने के लिए इस तरह के गठबंधन की आवश्यकता है। पुष्पेंद्र, क्या कहेंगे? आपने तीनों मेहमानों को सुना है? नहीं, मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कई सारी बातें की कि हम लोग अलग अलग हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, हमारा वोट बैंक अलग है, लोग अलग हैं। और मिथिलेश जी कह रहे हैं कि ये सारा गठबंधन इसलिए बना है कि एक विचारधारा के लिए बना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये विचारधारा 2 महीने पहले कहाँ चली गई थी, और इस देश में सेकुलरिज्म की अलग अलग दुकानें जो खुली हुई थी, उनको ये क्यों लग रहा है अब कि हम बिहार में तो एक हो जाएं। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 2 दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो मायावती की शक्ल में है, मुलायम की शक्ल में, उनके साथ क्यों नहीं गठबंधन कर रहे? और ये कैसी कांग्रेस पार्टी है जो सेकुलरिज्म के लिए बिहार में तो लालू जेडी के साथ खड़ी हुई है और ये दावे से कह रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म के लिए साथ आए, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी जब जम्मू कश्मीर में जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनके 2 पार्ट हो जाते हैं। भाई, तो आप विचारधारा के लिए बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, 125 साल पुरानी पार्टी है, देश टूट रहा है, कम्युनल ताकतें बढ़ रही हैं, लेकिन एक राज्य में 10 सीटें चुनाव हो रही हैं, वहां कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर खड़ी हुई है, 2 सीटें मिली हैं, वहां तो आपका सेकुलर फ्रंट है और बीजेपी को रोकना है और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। जबकि इन 10 विधानसभा चुनाव में न तो बीजेपी कहीं सत्ता में आ रही, न बीजेपी सत्ता से बेदखल हो रही। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये 10 की 10 सीटें हार भी गई भारतीय जनता पार्टी, तो न बिहार की सरकार बदल रही, न बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही। तो ये जो बात कही जा रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने सियासी वजूद को बचाने और पूरे तौर पर आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के तहत आप इकट्ठे हो गए। आपको लगता है कि किसी भी तरीके से एकजुट दिखाएं, क्योंकि किसी के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ खोना था वो खो चुके हैं। लिहाजा अब उसमें लगता है कि हम अकेले हो जाएं और फिर भी हम वही रट लगाएंगे कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर। अगर धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की बात है तो आज देखिए कि सबसे ज्यादा तनातनी जो है महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ चल रही है। आप जम्मू कश्मीर में आपका गठबंधन टूट गया, उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा की हालत आपकी वजह से ये हो गई, कांग्रेस की वजह से, कि वो खुद भी खत्म हो गए। यानी कांग्रेस के साथ साथ जो खड़ा था, चाहे वो डीएमके हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीएसपी हो, आपने सबका सफाया कर दिया। अब आपको बिहार में सेकुलरिज्म नजर आता है, उत्तर प्रदेश में कुछ और नजर आता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सीधे सीधे तौर पर, शर्मा जी तो बड़ी स्पष्ट बात कर रहे हैं, सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं कहते कि हम अपनी सियासी जमीन को बचाने में लगे हैं, बच गई तो ठीक है, नहीं तो कौन सा फर्क पड़ जा रहा है। अब आप देखें कि लालू जो एक सजा याफ्ता है, नीतीश कुमार वहां लोकल तौर पे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जो तीसरी कांग्रेस पार्टी के, ये नहीं पता बिहार में कांग्रेस पार्टी का नेता कौन है, राहुल गांधी जिस लालू के खिलाफ ऑर्डिनेंस आ रहा था, उस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया उन्होंने। फिर वो ऑर्डिनेंस के चक्कर के में लालू बच नहीं पाए। अब उसी सजा याफ्ता के साथ जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां दिल्ली में बात कर रहे थे, आप गठबंधन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं विचारधाराओं का मामला है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो अभी खबरें आ रही हैं और जो आप बता रहे हैं कि अभी जो 10 सीटों पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, उसमें से कितने
मुसलमानों को इस गठबंधन ने सीटें दी हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? वहां पे मुसलमानों को सीट देने में लालू को, नीतीश को, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? वहां भी नहीं दे रहे। तो एक तरफ तो सेकुलरिज्म की ढबली पीट रहे हैं, दूसरी सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर फिर वही दोबारा कहानी हो गई है कि नहीं साहब हमें एकजुट होना है, देश बचाना है। आप अपना गढ़ नहीं बचा पाए। आज आपकी पार्टी के लोग आपकी बखिया उधेड़ रहे हैं। गुफरान आजम मध्य प्रदेश के हैं, पुराने सी, उन्होंने जो कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी के बारे में गलत कहा है क्या? अब आप कह रहे हैं कि जहाज डूबता है तो थोड़ा हिलता है तो चूहे भागते हैं, तो जगमीत बरार आज चूहा हो गया तो ताज्जुब है कि आप ऐसे चूहों को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना देते हैं, गुफरान आजम को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना देते हैं, 35 साल आपके परिवार में और कांग्रेस में रहता है उसको आप बनाकर मंत्री बनाते हैं। ये सब चूहे हो गए आज की तौर में। और जो चूहे लगे हुए हैं सोनिया और राहुल के गांधे, वो सब शेर बताए जा रहे हैं, चाहे राजीव शुक्ला हो, चाहे मोहन प्रकाश हो, राज बब्बर हो। ये तथाकथित कांग्रेसी नहीं थे, इन्होंने कांग्रेस को पकड़ रखा है। तो कांग्रेस को एक तरीके से कुछ लोगों ने यरगमाल बना लिया है, बंधक बना लिया है, और सोनिया और राहुल उससे बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है रामाराधार जी, ये कांग्रेस के लिए कंपैरेटिवली संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल में बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स और दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है, वो किया जा रहा है। हम लोग इस संक्रमण से बाहर आएंगे, मजबूती के साथ बाहर आएंगे। सवाल ये है कि अभी 10 जो है उपचुनाव हैं 10 सीटों के लिए, तो 10 सीटों में हमें 2 जगह से चुनाव, जब आप संक्रमण से 2-4 हैं तो कैसे जो है कामयाबी हासिल करेंगे? कामयाबी हासिल कर 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे भी बिहार में हमारे बहुत सारे विधायक नहीं थे, गिनती के गिने चुने हमारे पास 4 विधायक थे। तो 2 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, भागलपुर और नरकटियागंज लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग मजबूती से 2 सीटों पे। बाकी जगह पे हमारा नहीं, तो बाकी जगह पे जो आपके 4 सीटें समर्थन करेंगे, 8 जगह है वो जो है क्या कहते हैं समर्थन करेंगे हम। हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे बचे खुचे कार्यकर्ता नहीं, गठबंधन को आप उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे। नहीं, गठबंधन के हमारे जो भी कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर हैं, वो सारे लोग पूरे तन मन से लग के गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और विजयी बनाने का काम करेंगे उन लोगों के लिए। और बाकी गठबंधन के जेडीयू है, आरजेडी है, ये शर्मा जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये कह रहा था कि जो गठबंधन आपने किया मजबूती से लड़ेंगे, अच्छी बात है, कांग्रेस का भविष्य अच्छा हो, कांग्रेस इससे निकल के आएगी, इसमें किसी को कोई सवाल नहीं। मेरा सवाल यह है कि बिहार में सेकुलर फ्रंट और उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पे चुनाव हो रहा है, यहां जो मुलायम सिंह का सेकुलरिज्म है, जो मायावती का सेकुलरिज्म है, क्या इस देश में लेफ्ट पार्टी कम्युनल हो गई है जिनका गठबंधन बिहार में नहीं हो रहा, जिनके साथ आप उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे? अगर इतना बड़ा सेकुलरिज्म का खतरा है तो आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? पुष्पेंद्र जी, बिहार में जैसे वाम दलों के बारे में आपने कही अभी बात, तो वाम दल अपना वजूद लगभग समाप्त कर चुके हैं। तो यही स्थिति तो कांग्रेस के साथ है। तो आपकी भी स्थिति है, तो आप वहां ये कह रहे हैं कि वजूद, तो लालू का कौन सा वजूद था भाई? लेकिन सेकुलर तो है, लेफ्ट को कोई इस देश में ये तो नहीं कहते वो बीजेपी की है। लेफ्ट के कार्यकर्ता उसके लीडर सामने आने भी तो चाहिए। आप देखिए ना, 20 साल से ज्यादा का समय हो गया, सजाए याफ्ता मुजरिम के साथ समझौता कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टी का वजूद खत्म कर रहे हैं और उसके साथ गठबंधन नहीं कर रहे। अरे लेफ्ट के क्रेडेंशियल सेकुलरिज्म पे तो कांटेक्ट में नहीं है हम लोगों के, आ भी नहीं रहे। बिहार में कोई उस तरह का 1-2 लीडर बचे हुए हैं, वो लोग भी अब लगभग उम्र के चौथे पल पे हैं, और गणेश शंकर विद्यार्थी और 1-2 लीडर लोग हैं गया। मिथिलेश जी, ये सिंबॉलिक है सर, इसका मतलब नहीं है कि लीडर हैं। जिस तरह से जो है रामाधार जी बता रहे हैं, इतना आसान है क्या जो आप दावा कर रहे थे कि 10 सीटें आप जीत लेंगे? देखिए, आज जो स्थिति है बिहार में, ये वास्तव में हम लोग जो कह रहे हैं, रामाधार जी कह रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोग 10 सीट जीतने जा रहे हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी अगर ग्रो किया था वहाँ बिहार में, तो वो 25-26 सीट से आज जो है वहाँ पहुँचा है। तो एक गठबंधन का ही कृपा था कि आज भाजपा जो है आगे इतना आई। दूसरी बात है कि एक तरह का ऐसा ग्लोबल का हवा तैयार किया गया, लोग को सुनामी कहा गया, और वो एक ऐसे वातावरण तैयार किया गया, उस वातावरण के चपेट में और कांग्रेस की थोड़ी सी नेग्लेंसी के चलते, यानी जो कार्यक्रम जितना मतलब जनहित का होना चाहिए था नहीं होने के कारण जो है वहां पर जो है इस टाइप की माहौल बना। आज उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरी बात है कि हम देख रहे हैं कि आज जो उन्होंने कहा अच्छे दिन या महंगाई या जितने भी उन्होंने जो बातें कही, हम तो ये 2 महीने या 2.5 महीने की सरकार में मैं कहीं कुछ नहीं देख रहा हूं। तो एक तरह से देखा जाए कि यह भी जो सरकार आई है
यह भी जनता को ठगने का काम किया है। नहीं, जब गठबंधन का अनाउंसमेंट हो रहा था तो आखिर ये कहा जा रहा था कि लालू नीतीश खुद मौजूद रहेंगे। क्या वजह रही कि जो है क्षेत्रीय जो अध्यक्ष है वो आए वहां पर, क्यों नहीं ये लोग आए? देखिए, गठबंधन जो है, हमारे जो बड़े नेता हैं, नहीं, तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता लोग मौजूद थे। नहीं, तीनों जो पहले विचारधारा मिलाना था वो मिला लिया, और तीनों जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो मिलकर के और जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का जो है प्रारूप दिए। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम 10 सीट पर जीतने जा रहे हैं और हमारी हौसला बुलंद है, और हम जो है इस बार वो झूठ बोल कर। लेकिन आप ये देखिए ना, जो एनडीए का गठबंधन है, चाहे पासवान साहब हो, कुशवाहा साहब हो या फिर बीजेपी हो, अब जिस तरह की आज पासवान जी की बात करें, वो पासवान जी आज चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं कि तमाम जो सांप बिच्छू है वो एक हो गए हैं। नहीं, चिराग पासवान जी की क्या वजूद है? हाँ। अरे चिराग पासवान जी 2 दिन से वो राजनीति में आए हैं, उनके जो पिताजी हुए वो 2-3 सीट से आगे बढ़े नहीं। आज तो जो देखा जाए कि एक ग्लोबल हवा, एक माहौल। मिथिलेश जी आज तो सिमटा दिया। हाँ। जिस बेचारे चिराग पासवान को चोइया छोटा कह रहे हो, उन्होंने जो है छोटे ने, चोइया ने आपको धरातल पर सिमटा दिया। आप कहीं अस्तित्व में नहीं हो। दूसरा चीज एक और है कि सेकुलर का चोला पहन करके अभी आपके सारे कपड़े चिथड़े सेकुलर के फट गए। 2014 का मिशन दिखाई दे गया, लेकिन अभी ये सेकुलर का चोला अभी आपके हाथ से जा नहीं रहा है। और यही रहा तो मैं आपको 10 बाई इलेक्शन की सीटों पर बता रहा हूं कि आपकी जो हालत इतनी बदतर है, आरजेडी 22 सीटों पर है, और अभी जो है आप जिसकी तुलना बार बार चिराग पासवान, उसे तो चिराग पासवान और बाप बेटे तो आप लोगों के सेकुलर वालों से 1000 गुना अच्छा है। पार्लियामेंट्री बेस उनका बहुत अच्छा है। आप तो कहीं टिकते ही नहीं हो। और जहां तक और जहां तक एक और भी चीज बता दूं, गठबंधन की बात कर रहे हो तो 96 के गठबंधन में जिस समय रमेश चंद्र तन्वी राष्ट्रीय महासचिव था, आप यूनाइटेड फ्रंट जो कितने घटक से मिलकर के बने थे, लेकिन आज कहां आपका जो जनता दल जो है, जनता तो खिसक गई। जो दलगत भावना है, वो दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ये दिल के टुकड़े ही मिलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो इसलिए मिथिलेश जी ये कहना बिल्कुल आपका जनता को गुमराह करना है कि 10 की 10 जीतेंगे। अभी 4 दिन हुए हैं, आप वहां 10 नहीं जीत पाए। इतनी बदतर हालत हो गई कि बाप बेटे ने आपको धूल चटा दी, लेकिन फिर भी उलंबे ले रहे हो। वोट बैंक है। अंदर मेरा सवाल नहीं माइनस मोदी जी। अरे एक मिनट, अब मोदी जी नजर आ रहे गए थे प्रचार में। अरे तो क्या 32 सीट वहां नहीं थी? मिथिलेश जी, मोदी 32 से आप 34 तो नहीं हो गए। मेरा सवाल मिथिलेश जी आपसे बड़ा छोटा सा है। मोदी ने क्या किया? झूठे वादे दिखाए। मोदी को जब 5 साल बाद चुनाव होगा, इस देश की जनता बताएगी, उसमें हमें किसी को चिंता नहीं करनी है। मेरा सवाल यह कि अभी आप बातचीत में ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ये हुआ, फिर भी अलायंस है। मैं कुछ और कह रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल और है। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की कमियों को जेडीयू मान रही है। इन्हीं कमियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने विचार मंथन के लिए अपने सबसे ईमानदार नेता ए.के. एंटोनी की कमेटी बनाई थी, और उस ए.के. एंटोनी की कमेटी की रिपोर्ट धरातल पे नहीं आई, लेकिन यह जरूर आ गया कि ये जो मुसलमानों का और माइनॉरिटीज का कांग्रेस पार्टी ने राग अलापा है, उसकी वजह से भी एक बड़ा हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपकी पार्टी और लालू की पार्टी को यह लगा कि इन 10 सीटों में से सिर्फ एक मुसलमान को सीट देंगे? और क्या इसी वजह से लालू और पासवान, जो पिछले 10 साल से गोल टोपी लगा के रोजा इफ्तार को एक सियासी जुगाड़ बनाए हुए थे, इस बार आप में हिम्मत नहीं हुई कि आज रोजा इफ्तार की आप दावत देते? क्या यही वजह है? क्या ये कहना चाहेंगे आप? ये कम्युनल का लेवल लग गया। सवाल है ये, पाएंगे इस लेवल को। नहीं, तो आज जो है ये सिर्फ मेरी बात बतानी, मुझे सिर्फ इतना बता दें, ए.के. एंटोनी की रिपोर्ट के बाद जो मुसलमानों का राग अलापा कांग्रेस ने कहा उसने हार का कारण था। क्या इस डर से आपके नीतीश कुमार, देश के महान सेकुलर लीडर, लालू मुसलमानों के खैर ख्वाह, क्या ये दोनों लोग जो हंसले 10 साल से अंगोछा डाल के सर पे टोपी लगा के मुसलमानों को रोजा इफ्तार की दावत देते थे, उस रोजा इफ्तार का जो सियासी इस्तेमाल था, इस बार आप उसे इफ्तार की दावत देने में डरे और इसीलिए 10 में से आपने एक मुसलमान को दावत दी गई थी?
लालू जी के यहाँ भी दावत दी गई थी और नीतीश जी के यहाँ भी दावत दी कोई गई। दावत नहीं हुई ये आपने लालू जी ये कहाँ आपने है? टोपी पहन के आते ये तो नहीं आपने आप कहीं नहीं अब आप। विशेष ये मिथिलेश भाई बताएंगे। जी। मैंने तो न्यूज में देखा है लालू जी के यहाँ भी दावत हुई थी नहीं, पुराने राबड़ी लालू जी जी के पटना आवास में पे थे। और इनके अभी हाल में 4 दिन पहले हुई अरे है, 5 दिन नीतीश जी पहले। लालू चले जी गए यहाँ बिहार नहीं थे, दिल्ली में, नहीं। बॉम्बे चले गए थे सर। देखिए दावत की जहां बातें हो जी रही और- है, जी अरे भाई हाँ, दावत बोला तो जाए। एक परफॉर्मेंस होता है, एक आपस में मिलने जुलने की मामला मैं वही बनती कह रहा है। हूं, तो वो मिलना जुलना 9 साल बाद इस बार क्यों बंद हुआ? इस बार क्या सेकुलर दिक्कत हो का गई? पार्ट क्यों चला आपके गया 10 में से आपका? एकमात्र एक मुसलमान को आप सीट दे रहे हैं इस बार? क्या वजह है? सेकुलरिज्म का फ्रंट है और 10 में से आपको एक मुसलमान मिल रहा है। नहीं, नहीं, अगर ये भारतीय आप- जनता पार्टी आप कहती तो आप कहते देखिए बीजेपी तो किसी को देती नहीं है, तो वो तो खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम नहीं देते, लेकिन आप तो उनके अगम बरतान है कैंडिडेट भाई। पुष्पेंद्र जी, कैंडिडेट देने का निर्णय जो होता है वो स्थानीय समीकरणों के सर आधार जब ये पे बात होता है। बीजेपी कहती है तो आप कहते हैं कि साहब देखिए तो मुसलमान, उनको लगता था कि अब समीकरण वहां के हिसाब से कार्यकर्ता नहीं लीडर देंगे नहीं मुसलमान। रहे होंगे इसलिए टिकट नहीं दिया गया। तो मैं वही कह रहा हूं अगर कि ये जब बात अगर बीजेपी कहती लीडर है तो आप होते, स्थानीय स्तर के नेता होते तो निश्चित रूप से उनको टिकट दिया शर्मा जाता। जी, जब यही तर्क बीजेपी कहती है तो आपको कहते हैं कि देखिए इन्होंने नहीं दिया, वो तो कहते हैं कि बीजेपी नहीं तो दिया। वही तर्क आप देती उसको- है जिन तर्कों के कारण हम लोग इस बार पिट गए हैं। नहीं, अरे तर्कों के बिहार तर्क में नहीं नेता पिटे। ही नहीं ना मुसलमान। नहीं, जिस क्षेत्र में चुनाव है वहां जैसे चुनाव लड़ाने का जो काम होता है, कैंडिडेट उनको बनाया जाता है जो उस स्थानीय स्तर पर क्रियाशील होते हैं, हाँ। एक्टिव होते हैं। तो इन 10 सीटों में इस बार मुसलमान कहीं अगर क्रियाशील अगर नहीं है। नेता नहीं थे तो क्या नुमाइंदगी से भी महरूम स्थानीय करेंगे स्तर आप? पर स्थानीय स्तर नहीं, पर हो सकता है। नुमाइंदगी- देखिए, मैं आरजेडी की बात नहीं जानता कि वो लोग मैं नहीं, representation जेडीयू का क्यों भी नहीं? जेडीयू का भी इंटरनल बात में नहीं जानता और मैं दिलीप, कांग्रेस, और लेकिन वहां अंदर स्थानीय स्तर आपको पर याद एक्टिव कार्यकर्ता नहीं रहे बार होंगे, बार बिहार की इसलिए टिकट नहीं राजनीति दिया के गया। चलते इन दो जमातों ने, खासतौर से पुष्पेंद्र जी, जेडीयू और नहीं, मैं जो एक बात कह रहा हूं, जी। बार बार ये कहा कि अगर होगा तो हम मुसलमान सीएम बनाएंगे। इनको मांझी साहब मिले थे, अगर मुख्यमंत्री बनाने क्यों की मामला महादलित था, को बनाया तो गया क्यों तो नहीं इस बनाया बात के लिए मुसलमान? क्यों नहीं, कष्ट नहीं, हो रहा नहीं, है? ये तो बात जो है रामविलास जी का था। रामविलास जी ने चाबी लेके वो चाबी लेके घूम रहे थे, दोबारा अरे चुनाव उससे कराया पहले और भी आप खाता कह नहीं चुके खुला। हैं भाई। नहीं, उन्होंने कहा कि हम जो है ऐसा है जो मिथिलेश CM जी, बनाएंगे। सबसे तो बड़ा सीएम वो बनाएंगे एजेंडा कैसे? ये तो बनाएंगे कहाँ? लालू जी का था, वो चाबी लेके नीतीश घूम जी रहे का थे। था, और सेकुलर का चोला पता नहीं कितनी जल्दी भूल गए। अब आप सबक सीख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस भी सीख रही है और रमाधार जी भी कह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि हमको पटकनी जो मिली और हम उससे चेते। आज 63 वर्ष में नहीं भूले, 63 वर्ष में मैंने रमेश जी एक बात मैंने और कही धर्म थी। की खेती उपज रही थी। मैंने एक बात और कही थी। बीजेपी पर टिप्पणी करते थे, जात धर्म की खेती से 63 वर्ष आपने उसी वर्गों पर राजपाट किया, दलित और मुस्लिम के बलबूते पर राजपाट किया, लेकिन आज आपको वो एजेंडे में नहीं रहा। रमेश जी, अगर पासवान जी ने यह कहा कि मुस्लिम सीएम होना चाहिए तो कोई गुनाह था? कोई गुनाह नहीं था। कौन तो कह रहा है ये इतना बात? हंगामा क्यों? नहीं, बट बात ये नहीं, मेरा तो नहीं, आज- ये है कि आज- दो कहां आज से ये लग भूल रहे गए, हैं? दोनों भूल गए। आज दोनों इनका भूल गए। तर्क ये है कि तो वहां पासवान पे आपके लोकल साथ आधार है। होता है, लोकल समीकरण आज- होते हैं। आज टिकट एक एमएलए को आज नहीं दे जो पा है रहे, हम बिहार प्रधानमंत्री में- और मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए जो ना आज आप। हम सीएम दिए हैं वो समाज का सबसे नीचे तबके के लोग, महादलित, वो मुसलमानों की हालत और- उनसे बेहतर और है, उनको वो तो उनसे भी मैंने ज्यादा कहा खराब है कि मुसलमानों उनकी की हालत हालत। अच्छी नहीं है। सामाजिक तौर से उनको प्रोत्साहित करने का नहीं, काम अरे साहब, जातिगत व्यवस्था अल्पसंख्यकों में की भी हालत अभी अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से महादलित सबसे आज नीचे जो है समाज में। आज वैसे लोगों को, आज खास करके बिहार में नीतीश जी ने महादलित आयोग का गठन किया, तो आज जो है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में भाई आप देख लें, नीतीश जी ने तो महादलित वहां आयोग बैकवर्ड का भी गठन किया नहीं था, जिसमें से यादव ऐसा बाहर है, थे, यादव देश ने निकाल के पहले वहां देश बैकवर्ड के भी किया तमाम था। लोगों ने अब पहले वहां यादव बांटा। फिर उसमें आ तो गए। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है कि कास्ट को कैटेगरी करके उसको बांट दिया। ये अच्छा काम भाई, कर रहे हैं वहां मिथिलेश जी। backward उस में समय तो तो यादवों को भाजपा निकाल साथ दिया में था थी। इन्होंने भाई। उप मुख्य पुष्पेंद्र जी। जी जब महादलित और दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा का जब राजनीति हो रहा था, उस समय तो भाजपा साथ में उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे बिहार में। भाजपा वालों ने क्यों नहीं रोका? तो ये तो मिली रोका गया भगत था, थी, लेकिन उनकी कुछ consent नहीं, इस पर ये चल मिली रही थी। भगत थी। और अभी भी भाजपा वाले कार्य मैं खेला कह- है अरे महादलित राम वाला साहब, मैं कार्य यही तो कह रहा हूं कि दिखाने अब तो का। ये वो आज बड़े महादलित तो भाजपा नहीं है। अरे बीजेपी महादलित चली का गई, कार्ड भाजपा को किसी कर समय लेना खेला चाहिए गया था अरे भाई, जब आप- ये सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे। नहीं, आज किसने My खेल dear, दिया? आज किसने रोका दिखाने है का नाटक आपको? किसने किया? आज आप आज करें भाजपा ना। तो नहीं है। अब तो बीजेपी नहीं रोक रही भाई। मैं कह रहा हूं कि किसने खेल आपने दिया? जो अगर- वहां अति पिछड़ा बनाया था उसमें तो यादवों को निकाल के फेंक दिया था। पुष्पेंद्र जी, आप ये कहना चाहते हैं क्या कि किसी महादलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया नहीं, आप जाना बनाए, चाहिए? मुख्यमंत्री नहीं बनाए। मैं कह रहा हूं सारे एमएलए बनाए, लेकिन ढोंग ना करें कि अति पिछड़े नहीं, में यादवों
पिछड़ों को तो फेंक दिया था, अब उसी अति पिछड़े में यादव वापस आ गए, उनकी पार्टी का लीडर आ गया। मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी ने गलती की थी, बीजेपी ने नहीं बनाया था, तो आप क्यों नहीं बना रहे भाई? आपको कौन रोक रहा है? मुसलमानों की हालत तो दलितों से बदतर है, इसको कहते कहते मुसलमान भी हमारी भागीदारी बढ़ेगी तो हम लोग रिव्यू करेंगे इस चीज को। पुष्पेंद्र, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने नफा और नुकसान को देखती है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर तो मतलब ये माने ना, जनता पार्टी और जनता दल का स्वरूप जहां से शुरू हुआ और वो महान सामाजिक प्रोधाओं से शुरू हुआ, वो चिंतन लेकर के, विजन लेकर के चले और वो चल करके समाज के समूह की परिभाषा को संजोया और ये चलते चलते सिमट गए कुनबे में, परिवार में। और आज खुशी की बात यह है कि मोदी जी ने कुनबे को और जाति धर्म को पटक करके ध्वस्त कर दिया। अब ये कुनबा और परिवारवाद, चाहे गांधी परिवार हो चाहे लालू परिवार हो, अब ये परिवार का ढांचा बिल्कुल इसके पर कच्चे उड़ गए हैं। अब नहीं चल शब्दों में, चूंकि ब्रेक पे जाना है। नहीं, आज जो है, आज नीतीश कुमार की जो छवि बिहार में आई है, उभरा है, ये कोई परिवारवाद से नहीं उभरा है। लोकसभा के बाद क्या छवि उभरी उनकी? आज जो है, आज नीतीश कुमार जो बिहार को दिए हैं, अब उभरी है डूबी है, वो बिहार की जनता जानती है। ये मिथिलेश जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि बिहार में 5 ही लीडर नहीं, बिहार में गठबंधन की बात नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं कि बिहार में 5 ही लीडर ऐसे हुए हैं जिनकी जमीन थी। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार। इसके अलावे बिहार में किसी की जमीन न थी, न है और न आगे भविष्य में संभावना है। यानी रामविलास पासवान रामविलास पासवान आपके कंधे पर सवार होकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं। आज हमारे कंधे पर पहुंच गए, लेकिन 2 टाइम्स उन्होंने इंदिरा गांधी को भी ताक में रख करके बर्ड ऑफ गिनीज को कोई नाम लिखाया। उस समय तो हम नहीं थे। और उसके बाद अगला चुनाव उतने ही बहुमत से हारे। 1977 के चुनाव में गिनीज बुक सरकार भी इन्होंने, उपेंद्र जी 1977 के चुनाव में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया नाम, और 1979 के चुनाव में फिर उससे ज्यादा बड़े मतों के अंतर से रामरतन राम से हार गए। और आज यही रामविलास, लेकिन आज वही रामविलास पासवान ने आपको ब्रेक का समय लगा दिया, वो आगे निकल गए। अब अगले चुनाव में फिर जमीन पे लग जाएंगे। वापस लौटते हैं और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे की, और नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं, खासतौर से बिहार में बाढ़ को लेकर के, चूंकि हर साल बाढ़ की समस्या होती है, क्या कुछ जो है वहां से निकल करके आएगा, उसको भी जानने की और समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे की, क्योंकि 3 और 4 तारीख को यानी अगस्त को प्रधानमंत्री नेपाल के काठमांडू में होंगे। लेकिन ठीक उससे पहले नेपाल की तरफ से जो पानी कोसी नदी में छोड़ा गया है, उसकी वजह से बिहार के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और एक तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि तकरीबन 15 एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगा दी गई हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें चल रही हैं और हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने नेपाल रवाना होने से पहले इस बात का भरोसा दिया कि बिहार के जो भी बिहार सरकार जिस तरह से सहयोग चाहेगी, उसको हर तरह से सहयोग किया जाएगा। इस हिस्से में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। रामाधार जी, क्योंकि अक्सर जो है हर साल तकरीबन ये इस तरह की स्थिति पैदा होती है, प्रधानमंत्री जो है इस वक्त नेपाल में है, ऐसी स्थिति में क्या किस तरह से देखा जाना चाहिए? चूंकि ये एक समस्या है, डैम को लेकर के हर बार बातचीत होती है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाता। देखिए, कोसी का कहर
कोसी प्रमंडल का जो कहर है, मतलब सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, वो बेगूसराय तक इफेक्ट करता है। वहाँ है क्या कि उधर थोड़ा सा तकनीकी पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि गंगा नदी के उस छोर में जो मिट्टी है वो बलुआही मिट्टी है। जो बांध बनता है वहां से दूर से मिट्टी ले जाके बांध नहीं बनाया जा सकता है। और नेपाल हमसे ऊंचाई पे बसा हुआ है, सी लेवल से आप अगर देखें तो वो ऊंचाई पे बसा हुआ है। और सिल्ट जमा होते होते जो बांध बना हुआ है वो बांध का पेट जो है वो भर चुका है। अब गहराई बांध की उतनी नहीं रही जितनी शुरू के वर्षों में थी। तो अब जब बारिश ऊपर में होता है तो नेपाल के जब अपना एग्रीकल्चर उसका डूबने लगता है तो वो गेट्स को खोल देता है। गेट खोलते ही पानी बिल्कुल एकदम द्रुत गति से एक्सप्रेस वे में, एक्सप्रेस स्पीड से नीचे वाले बांध में आता है और चूहे कुछ छेद करके छोड़ते हैं बांध में, और इस तरह का जो सब चीज होता है, रिपेयर मेंटेनेंस प्रॉपर ना होने के कारण वहां से बांध टूटता है। बांध टूटने के बाद इतना भीषण कहर आता है आपको ये 5, 6, 7 जिलों में, जिसका अनुमान स्टूडियो में बैठ के नहीं लगाया जा सकता। इस वक्त हमारे साथ जो है इस वक्त जो है दिलीप के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, चूंकि इस वक्त वो कोसी क्षेत्र में मौजूद हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि एक बार फिर से स्थिति वहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर देखा जाए केंद्र सरकार की तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें चल रही हैं, केंद्र सरकार ने हर तरह के बिहार सरकार को सहयोग का भरोसा दिया है। स्थिति क्या है आखिर? इस वक्त जिला प्रशासन के द्वारा वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है जी, और जिला प्रशासन के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी काफी भारी संख्या में लोग इस वक्त जो ऊपर की जगह है, जहां सड़कें हैं या बांध है या ऐसी जगह जो महफूज हो, वहां पहुंच रहे हैं। और एक माहौल ये है, जैसे आप कह सकते हैं कि लापरवाही के हैं, तैयारी के हैं, या बुनियादी आवश्यकताओं का जो चीजें हैं वो वहां पे इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो वहां मौजूद नहीं है। प्रशासन एक्टिव होते हुए भी अपंग है। उसका कारण ये है कि उनके पास वो तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वो नहीं है। दिलीप जी, लेकिन अगर देखा जाए 2008 में भी एक नेशनल कैलेमिटी, वहां पर इस तरह के हालात पैदा हुए थे कि नेशनल कैलेमिटी घोषित किया गया था वहां पर जब बाढ़ आई थी। एक बार और इस तरह की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ जो है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर हैं, ये तमाम समस्या जो है नेपाल से एक तरह से क्रिएट होती है। आखिर आपको लगता है कि कुछ समाधान जो है निकलने के आसार होंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के वहां पे दौरे से काफी सारी उम्मीदें हैं जी। ये सिर्फ और सिर्फ कोसी को लेकर नहीं है, इन कोसी के इलाके की जो समस्याएं हैं वो भी मेरे ख्याल से निश्चित रूप से एजेंडा में होगा। ठीक है, तो उस एजेंडा में क्या क्या इस वक्त है उसका डिटेल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब वो बातचीत करेंगे तो ये जरूर उनके सामने ऐसी ये मसला जो है नेपाल सरकार के साथ जरूर रखेंगे, और उसको आगे कैसे ले जाया जाए वो रहेगा उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, आपने हमसे बातचीत की। तो चूंकि जो है इस वक्त हालात जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है और हाई अलर्ट एक तरह से घोषित कर दिया गया है, और एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर मौजूद हैं। ऐलान किया जा रहा है कि निचले इलाकों से फिलहाल लोग वहां से जो है सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। इसके और पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री नेपाल में जब आला अधिकारियों से, नेपाल के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, इस मुद्दे पर भी बातचीत होने की जो है संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि और भी कई अहम मुद्दे हैं, दो तरफा ताल्लुकात हैं, उनको बेहतर बनाए जाने पर भी बातचीत होगी। लेकिन इसके पहलुओं को समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे की और बिहार में जिस तरह से कोसी का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर जिस तरह के हालात बने हैं बाढ़ के, उससे किस तरह से निपटा जाए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उसको भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूंकि अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब नई सरकार बनी और शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री भी आए थे, इसके अलावा अगर देखा जाए 2 दिन पहले जो है भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नेपाल के दौरे पर गई थी, अब प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर हैं। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से देखें? देखिए, एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से लोगों का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन पिछले कम से कम हम अपने दौर की राजनीति को जो देख रहे हैं उसमें किसी प्रधानमंत्री ने इस बात पे ज्यादा पहली बार जोर दिया है कि जो आपके इमीडिएट पड़ोसी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, उनसे आप कम से कम जो तनातनी का रिश्ता है, ये सबको मालूम है कि न भूटान से कोई आर्मी से हमें कोई बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, न नेपाल से होने वाला है। लेकिन भूटान की पहली यात्रा भी सबको पता है कि भूटान गए थे, यात्रा उनकी भूटान की थी, निगाह उनकी चीन पे थी। नेपाल के अंदर भी वो जो गए हैं, वहां जिस तरह से चीन की चीजें बढ़ रही हैं आगे, चीन का इन्फ्लुएंस आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ों में जो आपने देखा होगा वहाँ माओवाद जिस तरह से फैला और वहाँ चीन का इंटरफेरेंस हुआ, वहाँ की राजनीति में हुआ, उस सब के बावजूद भी कि भारत के बड़े बड़े नेता जो हमारे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे वो तो बाकायदा वहाँ भाषण देते थे। तो मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी एक रणनीति के तहत, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के तहत वो भूटान भी गए, वहाँ भी उन्होंने बहुत हीलिंग टच दिया, नेपाल में भी वो गए हैं। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा मामला यह है कि जहाँ लोकल छोटे मोटे समझौते होने, अभी सुषमा स्वराज गई थी 1949 और 50 की संधि को उन्होंने जिस तरीके से अपडेट किया, मैं समझता हूं कि मोदी जी ने इस चीज को भांप लिया है कि अगर आपके आसपास के बॉर्डर शांत रहेंगे तब आप बाहर कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज अमेरिका पूरी दुनिया के सामने दादा इसलिए बना हुआ है कि उसके बॉर्डर पे कहीं कोई खतरा नहीं है, उसको अपने बॉर्डर पे रोज कहीं सीज फायर को बचाना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसके 2-3 मायने हैं। दूसरी बात जो आप कोसी को लेकर के कह रहे हैं, मेरी एक चिंता की बात है, और जिस तरह से जैन टेलीविजन के सीईओ वहां कोसी से अभी आपको बता रहे थे, मेरा कहना है कि अभी 10 मात्र उपचुनाव होने हैं बिहार के अंदर, उसकी तैयारी इतनी जबरदस्त है कि नरेंद्र मोदी की विचारधारा को रोकने के लिए बेमतलब की विचारधारा के लोग इकट्ठे हो गए हैं और पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन दिलीप सिंह के ये कहने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है कि 2008 में जिन 6-7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस बाढ़ से 5-7 हजार लोग मारे गए हों, सैकड़ों गांव डूब गए हों, वहां की सरकार की तैयारी दिलीप सिंह ने जो बताई है वो दुख की बात है कि सारी तैयारी मोदी के बाढ़ को रोकने में लगी हुई है, लेकिन जो प्राकृतिक बाढ़ है जिसमें लोगों की जान दांव पे लगी हुई है, उसकी बेसिक तैयारी बिहार सरकार ने नहीं की है। पुष्पेंद्र जी, इसमें एक बात यह होता है कि जैसे गर्मी के दिनों में कोसी की सभी नदियां, कोसी प्रमंडल की सभी नदियां लगभग सूख जाती हैं और इतना पानी भी नहीं रहता कि बड़े नावों को कोसी क्षेत्र में डिप्लॉय किया जा सके। तो पानी का लेवल, थोड़ा बरसात होने के बाद पानी का लेवल बढ़ता है, तभी नावों को वहां डिप्लॉय किया जा सकता है। इसलिए यह प्रशासन की लापरवाही वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं। एकदम पूरी तौर पे पानी का, बिहार में बरसात इस बार कम हुई है, अभी पानी हमारी नदियों में पानी है नहीं कि दूसरी जगहों से, स्टेट के दूसरे सभी भागों से हम लोग नावों को कोसी के वहां, हमारी सरकार जो है, बिहार की सरकार जो है वो वहां पे भिजवाए लोगों को। और बाकी है एक बात, अभी मोदी जी की नेपाल यात्रा पर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और इस देश हित में जो भी विदेश के दौरे में और विदेश नीति पर जो भी वो कार्य करेंगे उसका हमारा दल समर्थन करेगा। मिथिलेश जी, देखिए, आजादी के बाद जो देश का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना था वो कोसी प्रोजेक्ट बना, और उस कोसी प्रोजेक्ट को बना करके लोगों ने एक ऐसा, मतलब हाशिए पर ले गया कि वहां से लेकर वो चला गया पंजाब उठा करके, वो जो है पंजाब भेजा गया। लेकिन वो कोसी विभीषिका, वो कहा जाता है बिहार का शोक, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आजादी के बाद वहां पर एक बार नहीं, कई एक बार बांध टूटा है,
तटबंध टूटा है और मतलब भयावह स्थिति पैदा हुई है। हर साल जो है बरसात में वहां भयावह वातावरण रहता है, लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई केंद्र में किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज देखा जाए तो उस नदी में जो करंट है, उस नदी का जो धार है, अगर वहां पर पनबिजली संयंत्र लगाया जाए तो आधा हिंदुस्तान का बिजली वह दे सकता है, लेकिन आज तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात कि चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो या कोई भाजपा की सरकारें रही हो, लेकिन किसी ने उस तरफ ताक करके उसका कोई योजना नहीं बनाया गया। अगले बार जो पिछले बार जो विभिषिकाएं हुई उसमें जो सर्वेक्षण के आधार पर जो पैसा वहां दिया गया, मतलब कहा गया कि केंद्र सरकार इतना 30,000 करोड़ रुपया जो है वो मदद के रूप में देगा, वो भी नहीं दे पाया। सवाल उठता है कि क्या करे। एक 5-6 जिला जो है उससे प्रभावित होती है और विभीषिका यानी बरसात शुरू होने के पहले ही लोग अपना अलर्ट हो जाते हैं और अपने घर द्वार बाल बच्चे जो पशु वगैरह होते हैं सबको लेकर के ऊंचे सेफ जगह पे चले जाते हैं, सेफ जगह पर चले जाते हैं। जो पिछले बार जो विभीषिकाएं हुई जिसमें सैकड़ों गांव दह गया, उसका अता पता नहीं रहा। रमेश जी, चूंकि सरकार बदली है, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, जो ये समस्या है क्या जो है जिस तरह से आशा भरी निगाहों से यहाँ पर मिथिलेश जी कह रहे हैं कि कभी अब तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने उस पर जो है उस तरह से ध्यान नहीं दिया, क्या कोसी के जो लोग हैं जो हर साल जो है इस तरह से परेशानी से दो चार हो जाते हैं, क्या ये उम्मीद की जाए कि जो है उनके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे, उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे? देखिए, एक तो रमाधार जी जैसा कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है, एक प्लेटफार्म से चुन करके जाना, लेकिन वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। और ये भी स्पष्ट कर दें कि अब तक को जो भी 67 साल जो सरकारें चली उनकी न तो इच्छा शक्ति थी, न नीति थे, न नीयत थी। अब जो भी मोदी जी जो भी कुछ करना है वो देश के लिए आज आश्चर्य की बात होगी। मोदी जी का रात को 11 बजे तक कार्य करना और सुबह 4 बजे से फिर लाइन सभी लग प्रधानमंत्री जाना, करते हैं। छोड़ दीजिएगा, सभी का नारा बहुत खत्म हो गया साहब। व्यस्तता इतना रहता है, इतना वर्कलोड कि सबको करना विषय पड़ता नहीं है। है, ये कोई बहस का विषय नहीं है। वो विषय नहीं है। कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो सोते ही नहीं है, छोड़ दीजिए, उसकी कोई बात ही नहीं। अब आप दूसरी तरफ ले जाइए। दूसरा ये है कि पहली चीज तो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है और अभी आपके चैनल से दिखाया गया है, दिलीप जी बता रहे थे, जब आपको मालूम है कि कोसी का कहर कोई नया नहीं है, लेकिन उस पर जो प्रशासन की अव्यवस्था है उन्होंने जाहिर कर दी। लेकिन केंद्र का जो रवैया है क्राइसिस मैनेजमेंट के बीच में, प्राइम मिनिस्टर महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि हर मुमकिन मदद की जाएगी, अलर्ट भी कर दिया है। और एक और भी मैं बात बता दूं कि देश के हर पहलू, हर राज्य के प्रति मोदी जी और मोदी जी की सरकार की कटिबद्धता है कि सबका साथ और सबका जो विकास वाली बात है वो निश्चित रहेगा, इसमें कोई भी कहीं डाउट नहीं है। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं कि जो रतन जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने सारी बातें कह दी हैं, सब तैयारी की कह दी है, मदद की बात करती है, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी है कि कहीं नीतीश कुमार की अकर्मणता, अकड़ और फॉल्स ईगो ना आए। जिस तरीके से पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पे पैसे दिए थे तो उसको एक अलग तरीके से लौटा दिया था। अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ये पैसा सेकुलर और कम्युनलिज्म में न चला जाए, नहीं, वो जो पैसा गया था उसमें न चला जाए। नहीं, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, वहां मांझी जी मुख्यमंत्री। एक रिपोर्ट में आधा मिनट समय लूंगा पुष्पेंद्र जी। 2009 में 1998 में एक हंगरी यहां से प्रतिनिधिमंडल गया था भारत सरकार के, और वो कोसी के बाढ़ मैनेजमेंट पर एक प्रोफाइल प्रोजेक्ट जमा किया था। लेकिन बाद में बिहार में सरकारों में थोड़ा सा कुछ तालमेल का अभाव रहा या क्या हुआ, अभी ये किया जाना चाहिए कि मोदी जी उस प्रोजेक्ट को जो अप्रूव हुआ था, भारत सरकार ने अप्रूव किया था, उस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रमाधार जी आपका, रमेश जी आपका, मिथिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जैन न्यूज़।